नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पर। मेरे दोस्तों, आपके लिए टॉप एडुकेटेड टॉप बैचेस की शुरुआत हो रही है 14 जुलाई से। जैसा कि आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्जाम खत्म हो चुका होगा और आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी होगी। इस नजरिए से ये बैचेस आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं, तो फटाफट अपने आप को एनरोल करिए 14 जुलाई के नए बैचेस के साथ। यूज करना है आपको एक कोड मिश्रा 10। फटाफट इस कोड का इस्तेमाल करिए, पाई 10% का डिस्काउंट और बन जाइए अनअकैडमी का हिस्सा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मेरे दोस्तों, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है बैंकिंग एग्जाम के लिए। 30+ बैचेस हर मंथ आपके लिए यहाँ पर आते हैं। 20 आवर से ऊपर का कंटेंट हर घंटे में अपलोड हो जाता है। 70+ एडुकेटर्स हैं, 40,000 आवर से ऊपर का रिकॉर्डेड कंटेंट है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और 98% से ऊपर ट्रस्टेड बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं। मेरे दोस्तों, नए बैचेस की शुरुआत हो चुकी है, एनरोल करिए अपने आप को। लाइनअप हो चुके हैं नए बैच। टारगेट एसबीआई पीओ, एक्सीलरेटर बैच, रणविजय बैच, सब बैच आ चुके हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क प्री और मेंस बैच भी लॉन्च कर दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंजिल बैच और व्योम बैच भी शुरू हो चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए कॉम्बैट हर संडे को आता है। इस संडे को भी सुबह 10 बजे आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए। 36 क्वेश्चंस 50 मिनट में होंगे। आपको इसमें अच्छा प्रदर्शन करना है और साथ साथ में आप पा सकते हैं स्कॉलरशिप। मेरे दोस्तों, हर संडे सुबह 10 बजे एनरोल करिए अपने आप को एक कोड की मदद से, मिश्रा 10 की। मेरे दोस्तों, ये आपके लिए प्रॉमिस ऑफर है बैंक के लिए। बैंकिंग एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन उनके लिए मात्र 5850 में है और साथ साथ में उनको 4 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मंथ्स का 4 एडिशनल मंथ मिलेंगे आपको 1 ईयर के साथ। 2 ईयर के साथ 6 एडिशनल मंथ मिलेंगे। दोस्तों, तो ध्यान रखिए, आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन लेने जाएं तो आपको यूज करना है कोड मिश्रा 10। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मात्र 7,999 में। इससे बेहतर ऑफर कहीं नहीं है। यूज करिए कोड मिश्रा 10, पाइए इस पर भी 10% डिस्काउंट। तो ये लिमिटेड पीरियड के लिए दोस्तों, इसको फटाफट अवेल करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड जैसे बड़े बैंकों की तैयारी कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जुड़िए हमारे साथ। आपके लिए बैचेस आ चुके हैं 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। आपके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पर 1 ईयर कोर्स। मेरे दोस्तों, यूज करिए ये कोड, पाइए 10% का डिस्काउंट फिर से। तो ये जुलाई ऑफर है पूरे बैंकिंग एग्जाम के लिए। आपके लिए बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन 2 ईयर कर ले चाहते हैं तो मात्र 7800 पर है। मिश्रा 10 का कोड लगाइए और पाइए फिर वही 10% डिस्काउंट। डेली लाइव क्लासेस मेरे दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब इसी कोर्स के अंतर्गत है। मेरे दोस्तों, लेट्स क्रैक इट के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं पिछले क्लास में क्या पढ़ा था आपने। मेरे दोस्तों, लास्ट क्लास जो थी वो मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास थी। मॉनेटरी पॉलिसी की इस क्लास में मेरे दोस्तों, हमने मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ स्टार्टिंग टॉपिक को डिस्कस किया था। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी देश में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी होती है, एक नीति होती है और इसीलिए इसे मॉनेटरी पॉलिसी का नाम दिया जाता है। मेरे दोस्तों, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल है। इस सवाल के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या करता है ये सब आपको पता चल जाएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं करता है। तो ये मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करता है, क्रेडिट फ्लो को सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को करता है। पॉलिसी इसे आरबीआई रिलीज करती है, एमपीसी बनाती है। इसका बाई मंथली नेचर होता है, क्वार्टरली नहीं। याद रखिएगा कैसा मंथली नेचर है, बाई मंथली नेचर होता है, यानी कि हर 2 महीने पर एक नई पॉलिसी रिलीज की जाती है। आगे बढ़े, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मॉनेटरी पॉलिसी और एमपीसी से संबंधित है आपके सामने। मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर कौन करता है? एमपीसी। किस वर्ष से? 2016 से। मैं थोड़ा जल्दी में बताऊंगा, जैसे कि आपका ये रिवीजन है। इसके बाद हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज कौन करता है? आरबीआई। कमेटी के अंदर टोटल मेंबर 6 होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन आरबीआई के गवर्नर होते हैं और इस समय जो 25वें गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम शक्तिकांत दास है। तो इस तरह से फटाफट सारी सच्ची बातें, अच्छी बातें आपने पढ़ ली हैं। चलते हैं आगे की तरफ। कमेटी की जब चर्चाएं करते हैं, वर्ष 2016 में रघुराम गोविंद राजन जब गवर्नर थे तब इस कमेटी का निर्माण किया गया था। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में एक संशोधन किया गया था, सेक्शन 45ZB में। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45ZB में एक अमेंडमेंट करके एमपीसी का निर्माण किया गया था। एमपीसी का स्ट्रक्चर क्या है वो आपके सामने है। 6 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन आरबीआई गवर्नर होता है, 3 मेंबर इनको इंक्लूड करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है अलग अलग क्षेत्रों से। इकोनॉमिक्स फील्ड से ही जुड़े होते हैं, कोई आईआईएम से होगा, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से होगा या फिर किसी थिंक टैंक से भी हो सकता है।
इस समय आपके सामने यहाँ पर मेंबर्स की जानकारी दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर चेयरपर्सन है एमपीसी के, शक्तिकांत दास नाम है उनका। डेप्यूटी गवर्नर एमडी पात्रा, जिनके पास मॉनेटरी पॉलिसी की पोर्टफोलियो है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मृदुल सागर, जो कि एमपीसी में मेंबर के तौर पर है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें सरकार द्वारा हाल में ही नियुक्त किया गया है 4 वर्षों के लिए, आशिमा गोयल आईजीआईडीआर, शशांक भिड़े एनसीईआर से, थिंक टैंक है, इकोनॉमिक्स थिंक टैंक, और जयंत आर वर्मा की जब बात करते हैं तो आईआईएम अहमदाबाद से हैं। तो ये सारे मेंबर मैंने फटाफट आपको वापस बता दिए हैं। पढ़ते हैं आगे। मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, कैसे मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ टूल्स होते हैं। उन टूल्स के नाम है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हम पहले पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टूल, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट आते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, फटाफट रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं। देखिए सारी जानकारी दी गई है। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सीआरआर, एसएलआर, रिफाइनेंस फैसिलिटी। एसएलआर के बारे में जानकारी, ऐसा रिजर्व जो कि एनडीटीएल का हिस्सा है और बैंक उसे अपने पास संभाल कर रखता है। मतलब एनडीटीएल का वो परसेंट बैंक जिसे अपने पास रख रहा है, यानी कि जानकारी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी गई होगी, सेक्शन 24 में, और सेक्शन 56 में भी इसके बारे में बताया गया है। मिनिमम लिमिट कोई नहीं है, मैक्सिमम 40% है। गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेन रिजर्व के फॉर्म में बैंक इसे मेंटेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। मेरे दोस्तों ये रेशियो जो है ये रिजर्व है, इसे बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ये एनडीटीएल का एक हिस्सा है जो कि कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखा जाता है बैंकों द्वारा। मेरे दोस्तों याद रखिए सीआरआर इस समय कितना चल रहा है, 3% ऑफ एनडीटीएल, मतलब बैंकों को एनडीटीएल का 3% आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ना है हमें इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हमने अभी तक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो रेट्स जिसका सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट पड़ता है अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाता है तो। दूसरी चीज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत यानी कि मार्केट पर सीधा असर नहीं पड़ता और शॉर्ट टर्म का असर होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम लोग वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF के दायरे में। मेरे प्यारे दोस्तों रेपो रेट सबसे पहला वो रेट है जो आप खूब सुनते हैं खबरों में जब भी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रिलीज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रिलीज होता है। आपको बताना है इसके अंतर्गत मेरे दोस्तों रेपो रेट की जब बात की जाए तो क्या चीजें होती हैं, किस तरह से कौन उधारी लेता है, किससे उधार लेता है। बहुत ही सरल बात, बैंकों को यानी कि कमर्शियल बैंक्स को जब भी पैसों की जरूरत होती है, कोई लिक्विडिटी मिसमैच होता है उनके पास, तो वो इस रेट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बोरो कर सकते हैं मनी। इसके लिए बैंकों को अपनी कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई के पास पार्क करनी पड़ती हैं, जिन्हें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई इनको उधार दे रहा है उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट का नाम देते हैं। इस समय रेपो रेट कितना चल रहा है, 4.40%। तो मेरे दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक आरबीआई से उधार ले रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट का नाम दिया जाता है। इस समय रेपो रेट क्या चल रहा है, 4% चल रहा है, 4.0%। और आपकी जानकारी के लिए बता दें पिछले लंबे समय से जब से कोविड-19 वेव पहली और सेकेंड वेव की जब बात करें, इस पूरे ड्यूरेशन में मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में परिवर्तन ज़्यादा नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट आपको समझ आ चुका है, अगर हाँ तो फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि नोटिफिकेशन आप तक लगातार मिलते रहें और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस को आप मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। रिवर्स रेपो रेट, इसका जस्ट उल्टा। रेपो में बैंक उधारी मांग रहा है आरबीआई से, रिवर्स रेपो में उधार दे नहीं रहा है। एक तरह से बोला जाता है जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है, यानी कि मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होता है तो मैं बैंकों में रख देता हूँ, जाकर डिपॉजिट के फॉर्म में FD RD ओपन कर लेता हूँ या किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डाल देता हूँ। सेम ऐसा ही बैंक करते हैं। बैंकों के पास अगर एक्सेस लिक्विडिटी है तो वो इस एक्सेस लिक्विडिटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पार्क करते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर उन्हें इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट पे करता है। तो इस तरह से एकदम रिवर्स है रेपो रेट का। रेपो रेट में बैंक उधार ले रहा था और रिवर्स रेपो रेट में बैंक उधार ना लेकर उधार दे रहा है या पैसा अपना आरबीआई के पास रख रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पार्क देयर एक्सेस लिक्विडिटी कहाँ पर, आरबीआई के पास, एंड आरबीआई विल पे इंटरेस्ट ऑन इट एंड दैट इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट विच इज 3.35%। तो मेरे दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सरल भाषा में आप पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को। इससे बेहतर ज्ञान कहाँ मिलेगा। जुड़िए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए।
अब बात करते हैं रेपो और रिवर्स के अलावा कुछ ऐसे रेट्स जो पिछले 1 वर्षों से आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जैसे कि TLTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO, और SLTRO जो अभी चर्चाओं में आया है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं LTRO से, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। जब हम रेपो के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक बोरो कर रहा है RBI से कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर रेपो के आगे लॉन्ग टर्म लग जाता है तो यहाँ पर उधारी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं, मिनिमम 1 ईयर के लिए या फिर 3 वर्षों के लिए, 1 से 3 वर्षों के लिए उधारी ली जाती है। यानी कि ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है। बैंक RBI से उधार लेगा लेकिन लंबी अवधि के लिए उधार लेगा, इसलिए इसका नाम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या शॉर्ट में से आप LTRO का नाम देते हैं। LTRO के तहत बैंक कैन बोरो 1 to 3 ईयर फंड्स, याद रखिएगा 1 to 3 ईयर फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक एट रेपो रेट। रेपो रेट पर ही उधारी ली जाती है, इससे ऊपर हायर रेट पर नहीं, लेकिन बैंक इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में लैंड करते हैं। इसके लिए बैंकों को अपनी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पार्क करनी पड़ती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो कि सिमिलर वैल्यू की होंगी या फिर हायर टेन्योर की होती हैं, कोलेटरल के तौर पर जमा करना पड़ता है। अब देखिए, आपके सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में LTRO के बारे में जानकारी दी गई है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, बैंक बोरो कर रहा है, ये देखिए एरो बैंक की तरफ है, बैंक बोरो कर रहा है, किससे बोरो कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर रहा है। कितने समय के लिए? मिनिमम 1 to 3 ईयर के लिए। जिस इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। लंबी अवधि के लिए जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट पर बोरो कर रहा है तो उसे हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बोल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो भी फंड बोरो किया जा रहा है RBI से बैंकों द्वारा, इसे वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सेक्टर में लैंड कर सकते हैं। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर कैटेगराइज किया जाए और बोला जाए बैंकों को इसी सेक्टर में लैंडिंग करनी है, तो LTRO जो है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, उसमें भी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। इस LTRO को हम तब एक अलग नाम से पुकारने लगते हैं और वो नाम कहलाता है TLTRO, यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है, समझते हैं इसे। मेरे दोस्तों, कोविड-19 के इस काल में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो नुकसान में जा रहे हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी में जो सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें से वो सेक्टर जो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं, जो बैंकों से जिन्होंने लोन ले रखा है बट वो उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, और उन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन सेक्टर्स में इस TLTRO के माध्यम से जो भी बैंक उधार लेंगे RBI से, इसी सेक्टर में लैंड करेंगे, किसी और सेक्टर में उसे वो लैंड नहीं कर सकते। अब समझने वाली बात है, इन सेक्टर को कैटेगराइज कौन करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू में 5 सेक्टर को कैटेगराइज किया गया, बाद में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम KV कामत कमेटी था, जिसके द्वारा ऐसे जो स्ट्रेस्ड सेक्टर हैं उनको कैटेगराइज किया जाएगा, और TLTRO के तहत जो 1 लाख करोड़ रुपीस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया है, इस फंड में से उन सेक्टर्स में लैंडिंग की जाएगी। इसके अलावा TLTRO के तहत किसी दूसरे सेक्टर में बैंक लैंड नहीं कर सकते। तो होप सो बातें समझ आ गई होंगी। LTRO 1 से 3 वर्ष के लिए RBI से उधारी, TLTRO यानी कि जो ये स्पेसिफिक उधारी ली जा रही है इसे केवल स्पेशल सेक्टर्स में ही लैंड किया जा सकता है, सभी सेक्टर्स में नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड टारगेटेड LTRO। इसका मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो मांगता है, सेंट्रल बैंक एक डिमांड करता है बैंकों से कि आपको ये जो फंड दिया जा रहा है इसे केवल आप स्पेसिफिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में, दूसरे सेक्टर्स में। मेरे दोस्तों, TLTRO के तहत भी 3 वर्षों तक के लिए उधार लिया जा सकता है, और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 1 ट्रिलियन फंड इस विंडो पर रखा गया था, जो कि बैंकों द्वारा रेपो रेट पर ही बोरो किया जाएगा, लेकिन मार्केट में वो इसे फ्लोटिंग रेट पर दे सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है इससे आगे पीछे। आगे बढ़ते हैं। TLTRO की जब चर्चाएं होती हैं तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, RBI द्वारा कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन्हें TLTRO के तहत शुरू में रखा गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनिशियली आइडेंटिफाई किया 5 सेक्टर्स को, जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर्ड रिटेल, MSME, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर। तो ये जो सेक्टर्स हैं, इन 5 सेक्टर में लैंडिंग की बात कहेगी TLTRO के तहत। बाद में एक कमेटी का गठन होता है और वो कमेटी KV कामत याद होगा आपको, ICICI बैंक से जुड़े रह चुके हैं। इसके अलावा सबसे खास बात, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रेसिडेंट कौन, कोई पूछे तो आप बोलेंगे KV कामत साहब।
आपको याद होना चाहिए एनडीबी का जब निर्माण होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसका मुख्यालय शंघाई में है, इसके पहले जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, फर्स्ट चेयरमैन या फर्स्ट प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं, वो भारतीय हैं और उनका नाम होता है केवी कामत। अब ये यहाँ से कार्यमुक्त हो चुके हैं। यहाँ पर जो इस समय प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मार्कोस ट्रायोजो, जो कि ब्राज़ील से हैं। मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हाल में ही ब्राज़ील जो है, जो उसे एक इंस्टॉलमेंट देना होता है एनडीबी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, अपनी इनिशियल कैपिटल को देने के लिए, वो बाउंस हो चुकी थी। ये खबर आपने सुनी होगी, यानी कि ब्राज़ील सही समय पर अपनी उस इंस्टॉलमेंट को एनडीबी में जमा नहीं कर पाया था। ये खबर बनी और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। यहाँ पर जो सवाल हम पढ़ रहे थे वापस उस पर आते हैं। केवी कामत कमेटी जो है, इसके द्वारा कुल कितने सेक्टर्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया स्ट्रेस्ड सेक्टर के तौर पर। स्ट्रेस्ड सेक्टर के तौर पर के कामत कमेटी द्वारा कुल कितने सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको टीएलटीआरओ के तहत लैंडिंग दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। फटाफट जानकारी दीजिए मेरे दोस्तों और बता दीजिए निम्नलिखित में से वो सही जवाब क्या है। 5, 8, 16, 22 या 26 सेक्टर। आंसर करिए फटाफट रफ्तार के साथ। होप सो आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। सारी बातें समझ आ रही हैं तो फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, जरूरी है। तो आप सभी दोस्तों की जानकारी के लिए बता दें, ये जो सेक्टर हैं इनकी संख्या है 26 सेक्टर्स हैं मेरे दोस्तों। ये 26 सेक्टर हैं। इन 26 सेक्टर को कैटेगराइज किया केवी कामत कमेटी ने। इससे पहले आरबीआई द्वारा 5 सेक्टर कैटेगराइज किए गए थे। टीएलटीआरओ के तहत जो लैंडिंग इन सेक्टर्स में दी जाएगी, इनकी संख्या 26 और 5 31 हो जाती है। आगे बढ़ें। अगली बात, एक नया टर्म चर्चाओं में आया 2021 में और ये टर्म कहलाया एसएलटीआरओ, यानी कि एलटीआरओ के बाद टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ के बाद एसएलटीआरओ, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। मेरे दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इस एसएलटीआरओ के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, एसएफबी जिन्हें आप शॉर्ट में बोलते हैं, कितना फंड अलॉट किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पहली बार इस फैसिलिटी के दायरे में आ रहे हैं, जिसके तहत इस फंड का इस्तेमाल वो जिन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन सेक्टर में लैंडिंग ऑपरेशंस में कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, सही जवाब क्या है? आपको फटाफट जवाब देना है। बता दीजिए निम्नलिखित में से कितने हजार करोड़ रुपया स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रखा गया है। मेरे प्यारे मित्रों, सही जवाब है 10,000 करोड़ रुपया स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रखा गया है। किसके तहत? एसएलटीआरओ के तहत, स्पेशल सेक्टर, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये टर्म आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, एसएलटीआरओ पूछा जाएगा। आगे एक सवाल थोड़ा सा अलग, इन सब टीएलटीआरओ को साइड करते हुए आपसे पूछा जा रहा है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, जिसके बारे में आपने अभी भी पढ़ा है दोस्तों, इसे कौन से एक्ट में और कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? फटाफट जवाब दीजिए। कौन से एक्ट में और कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? फटाफट बताइए दोस्तों। जवाब दीजिए रफ्तार के साथ। वो कौन सा एक्ट है और वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत डिफाइन किया गया है कैश रिजर्व रेशियो को? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सही जवाब जो है यहां पर वो है, पहली चीज तो सीआरआर बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करता है। किसके पास? आरबीआई के पास। इसका मतलब इसकी जानकारी आरबीआई एक्ट 1934 में दी गई होगी। पहली चीज तो क्लियर हो गई आप लोगों को, आरबीआई एक्ट 1934 में दी गई होगी। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, बीच के जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सही हो सकता है कोई, लेकिन आपको यह भी पता है कि करेंसी प्रिंटिंग की जानकारी सेक्शन 22 में दी गई है। करेंसी प्रिंटिंग की जानकारी सेक्शन 22 में दी गई है। करेंसी प्रिंटिंग की जानकारी, इसका मतलब तीसरा वाला पॉइंट सही है। सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में सीआरआर की जानकारी दी गई है आरबीआई एक्ट 1934 में। सेक्शन 22 में करेंसी प्रिंटिंग की जानकारी दी गई है। सेक्शन 25 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बैंकों की छुट्टियों के बारे में बताया गया है। 24 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 की जब बात करते हैं तो इसमें एसएलआर बताया गया है। 56 में भी एसएलआर के बारे में डिफाइन किया गया है। आगे एसएलटीआरओ हम पढ़ रहे थे। एसएलटीआरओ क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आरबीआई द्वारा एसएलटीआरओ के तहत
हर मंथ, यानी कि एवरी मंथ मई से शुरू किया जा रहा है SLTRO, और ये कंटिन्यू रहेगा अक्टूबर 2021 तक। SLTRO के तहत 3 वर्ष तक बैंक उधारी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो SLTRO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर बोरो कर सकते हैं इस विंडो से पैसा, और इसका इस्तेमाल वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल बिजनेस यूनिट्स में लैंडिंग के लिए कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, पहली बार SLTRO को इस विंडो में शामिल किया गया है। बड़ी खबर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, अभी कोविड-19 से पूरा विश्व, साथ में भारत भी जूझ रहा था। कोविड-19 के सेकेंड वेव ने अर्थव्यवस्था में काफ़ी नुकसान पहुंचाया और जान माल की भी काफ़ी हानि हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हेल्थ सेक्टर के लिए ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो पर कितना फंड एलोकेट किया गया है। जैसे कि पता है आपको कि इस वर्ष कोविड-19 की सेकेंड वेव में हेल्थ सेक्टर को फंडिंग की जरूरत है, इस सेक्टर में पैसों की जरूरत है। इस नज़रिए से RBI द्वारा हेल्थ सेक्टर के लिए भी एक विंडो अनाउंस की गई है, जिसके तहत बैंक बोरो कर सकते हैं और उस बैंक द्वारा मार्केट में हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को, या फिर जब हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करते हैं तो ये लैंडिंग उनको भी दी जा सकती है। तो आपको बताना है फटाफट कितना एलोकेशन किया गया है। सही जवाब है 50,000 करोड़ रुपीस मेरे दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए ये अनाउंस किए गए हैं RBI द्वारा हेल्थ सेक्टर के लिए। ये एक ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल बन सकता है, एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है। 50,000 करोड़ रुपीस। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको जानने योग्य हैं, जैसे SLTRO के तहत स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 10,000 करोड़ रुपए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो पर हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए, और TLTRO के तहत पिछले वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए थे RBI ने। इस तरह से इस कोविड-19 की सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव के तहत भी देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को बनाए रखने के प्रयास में है, जैसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे और अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे। इस नज़रिए से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये कदम काबिले तारीफ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे सवाल जो कि मिक्स हैं और आपको जवाब देने हैं इन सवालों के। अभी हाल में ही वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत मेरे दोस्तों DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, आप DIPS बोल सकते हैं, DIPS बोल सकते हैं। इसके साथ कोऑपरेशन से संबंधित MOU है एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में। यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसके द्वारा ये MOU साइन किया गया है, फटाफट जवाब दे दीजिए। यूनिवर्सिटी वो कौन सी है जिसके द्वारा ये MOU साइन किया गया है। राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? सही जवाब है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, JNU, जो कि क्वैकरले साइमंड्स रैंकिंग में पहली बार 1000 के अंदर आई है। साथ साथ में यहाँ कुछ और ऑप्शन है मेरे दोस्तों जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। सबसे खास है यहाँ पर IIT बॉम्बे क्वैकरले साइमंड्स रैंकिंग में भारत में नंबर 1 पर रहा। इसके अलावा ओवरऑल इसकी रैंकिंग 177 रही। दिल्ली 185, बेंगलुरु 186। IIT मद्रास भी खास है क्योंकि पिछले वर्ष जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की रैंकिंग थी उसमें IIT मद्रास टॉप पर था। इसके अलावा अभी की बात करें तो मेमोरी स्टडीज़ की जब बात करते हैं, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस, एशिया लेवल का पहला कॉन्फ्रेंस IIT मद्रास द्वारा वर्चुअली होस्ट किया गया। याद रखिएगा ये मेमोरी स्टडी से जुड़ा हुआ था कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर ले चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा शहर है जो कि वन ऑफ द टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स में आता है एशिया पैसिफिक के। एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से किस भारतीय शहर को स्थान दिया गया है? सही जवाब दीजिए। जवाब का इंतजार है कमेंट बॉक्स में। सेशन को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे मित्रों, सही जवाब क्या है? सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलोर की जब बात करते हैं तो कई और रैंकिंग है जिसमें बेंगलोर छाया हुआ है, जैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की जब चर्चाएं होती, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की जब चर्चाएं होती दोस्तों, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा रिलीज किया गया था। इसके अलावा CSC, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा रिलीज किया गया। दोनों ही रैंकिंग में नंबर 1 पर बेंगलुरु रहा। इसके अलावा पिछले वर्ष 107वां इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस जो था उसे बेंगलोर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा ही होस्ट किया गया था। इस वर्ष पुणे द्वारा होस्ट किया जाएगा।
आपसे कोई पूछे टॉप 5 में तो बेंगलोर है, टॉप 10 में कौन सा शहर है? टॉप 10 में एक शहर आता है, वो कौन सा है? और टॉप 10 में आने वाला शहर मेरे दोस्तों हैदराबाद है। याद रखिएगा कौन सा शहर है? हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल सिटी, पुराना नाम भाग्यनगर, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसी जानकारी आपको पता होनी चाहिए स्टैटिक के नजरिए से। अगला सवाल, करंट बैंकिंग का सवाल है। पैसाबाजार.com ऐड देखते हैं लगातार आप लोग, बता दीजिए कोलैबोरेट किया है कौन से बैंक के साथ स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। आप समझिएगा ये स्टेप अप क्रेडिट कार्ड क्या होता है मेरे दोस्तों। स्टेप अप क्रेडिट कार्ड का मतलब वो इंडिविजुअल, वो कस्टमर, वो कंज्यूमर जिनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, तो उनके लिए एक फैसिलिटी है, उनको अप टू ए लिमिट, एक शॉर्ट लिमिट दी जाती है क्रेडिट की। तो ऐसी फैसिलिटी पैसाबाजार.com कौन सी संस्था, कौन से बैंक के साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है? सही जवाब है SBM इंडिया। SBM कौन है मेरे दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। जब बात करते हैं मॉरिशस की, याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडियन सब्सिडरी है। और DBS ऊपर वाला जो नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर की है, ये मॉरिशस की। सिंगापुर और मॉरिशस व्यापार के नज़रिए से दोस्ती काफ़ी अच्छी है भारत की, आपको पता ही होगा। नंबर 1 पर FDI में सिंगापुर रहता है, दूसरे पर मॉरिशस रहता है। आगे बढ़े, मॉरिशस की जब बात की जाती है तो मॉरिशस में इस समय प्रविंद जुगनाउथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की कैपिटल सिटी का नाम है पोर्ट लुइस। याद रखिएगा क्या है कैपिटल सिटी? पोर्ट लुइस जो है ये यहाँ की कैपिटल सिटी है। करेंसी रुपया ही है। यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की जब चर्चाएं होती हैं अनिरुद्ध जुगनाउथ की, तो मेरे दोस्तों इनका हाल में ही निधन हुआ अभी, जिन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2020 में। यानी कि हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण की। एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई पूछे भारत द्वारा कौन से देश के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का निर्माण करने में सहायता दी गई, वो मॉरिशस ही है। याद रखेगा ये सारी बातें काम की। यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की जब चर्चाएं होती हैं तो इसमें लक्ष्मी विलास बैंक मर्ज हुआ अभी हाल में ही, और लक्ष्मी विलास बैंक अब सेकंड शेड्यूल RBI एक्ट 1934 सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं है, इससे ये एक्सपेल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपसे एक और सवाल लेकिन डिफेंस के नज़रिए से पूछा जा रहा है। देश में भी हाल में ही पहले वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के। बता दीजिए फटाफट कौन है वो फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन है? जवाब दीजिए रफ्तार के साथ, जवाब का इंतजार है, फटाफट बता दीजिए। Who has been appointed first vice chancellor of दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी? राइट आंसर इज कर्णम मल्लेश्वरी। जब चर्चाएं होती हैं कर्णम मल्लेश्वरी के मेरे दोस्तों, तो नाम याद रखिएगा इनका। ये पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल दिलाया, कांस्य पदक दिलाया था इन्होंने, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, और पहली महिला मेरे दोस्तों जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो फर्स्ट फीमेल हु ब्रिंग ओलंपिक मेडल इन इंडिया। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल हु गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये दो बातें याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बेटा PT ऊषा, MC मैरी कॉम का भी नाम याद। MC मैरी कॉम की जब बात करते हैं तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ये फ्लैग बेरर के तौर पर रहेंगी मनप्रीत सिंह के साथ, जो कि हॉकी के कप्तान हैं। इसके अलावा दीपा मलिक पहली पैरा एथलीट जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, भारत द्वारा इसे वर्चुअली होस्ट किया गया। आपको बताना है भारत से कौन है जिनके द्वारा यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया गया। फटाफट जवाब कर दीजिए, बता दीजिए सही जवाब क्या है। ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, इसमें मेरे दोस्तों आपको बताना है भारत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सही जवाब दीजिए रफ्तार के साथ। आंसर क्या है? आंसर मेरे दोस्तों संजय धोत्रे। संजय धोत्रे साहब जो हैं, ये इनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, एजुकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य मंत्री है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एजुकेशन मिनिस्टर अब बदल दिए गए हैं। रमेश पोखरियाल की जगह अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो रमेश पोखरियाल की जगह धर्मेंद्र प्रधान साहब यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कैबिनेट में भारी रीशफल किया गया है, इसके बारे में आप सभी को ही पता होगा। अगली बात, केंद्र सरकार द्वारा एक नया मंत्रालय क्रिएट किया गया है अभी हाल में। उस नए मंत्रालय का नाम क्या है?
ये सवाल मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ। कारण क्या है, एग्जाम में आने के लिए ही सवाल बना है। सरकार द्वारा इस मंत्रालय को क्रिएट ही इसलिए किया गया है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सके। तो मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए जवाब देना जरूरी है। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव जवाब देंगे, क्योंकि इस मंत्रालय का निर्माण किया गया इस नजरिए से कि देश में सहकारिता को यानी कि कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है भाई, इसकी मदद से सहकर से समृद्धि वाला गोल अचीव करने की बात कही जा रही है। इस मंत्रालय को क्रिएट किया गया, साथ साथ में एक डिपार्टमेंट है पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट, उसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया है। भारी फेरबदल हुए हैं, कई मंत्री चले गए और कई नए मंत्री, नए चेहरे शामिल किए गए हैं कैबिनेट में। तो मेरे दोस्तों, आपसे कभी कोई पूछे इस समय हमारी कैबिनेट में कुल कितने मंत्री हैं, आंसर कर दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ मंत्री कितने हैं कैबिनेट में इस समय, सही जवाब कमेंट बॉक्स में पहुंचा दीजिएगा। अब सेशन को समाप्त करने का समय हो चुका है। आपको बता दें, डेली सुबह 10 बजे आपके लिए सेशन लाते हैं। जुड़िए सेशन में करंट अफेयर्स के लिए, साथ साथ में मेरे दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए एकदम जीरो से बैच पढ़ाया जा रहा है। तो जुड़ सकते हैं, तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सुबह 8 बजे करंट अफेयर का सेशन लाते हैं आपके लिए। नाम है मेरा भास्कर प्रताप मिश्रा। फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर, कोड इस्तेमाल करिए मिश्रा 10 और पाइए 10% की तूफानी छूट। मेरे दोस्तों, इस कोड से मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में रात को 10:30 बजे लाते हैं आपके लिए धाकड़ मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपने आप को जज कर सकते हैं कितना आता है आपको। जो बातें पढ़ाता हूँ एग्जाम में अलग तरीके से पूछी जाती हैं, उन्हीं की तरीके से, उन्हीं प्लेटफॉर्म और उन्हीं पैटर्न पर ही ये सेशन तैयार किया गया है। नाम कोड याद रखिए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर लटक जाइए जिससे नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचती रहे और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशन को आप मिस ना करें दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।